वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैप्टन जिले सिंह अकेडमी। मैं नीरज बुमरा स्वागत करता हूं बायोलॉजी की इस क्लास में। हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे ट्वेल्थ के सिलेबस से, और ये ट्वेल्थ का सिलेबस हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने इन क्लासेस को रखने का एक ही पर्पज रखा है कि नीट में जो भी सिलेबस आपका ट्वेल्थ बायोलॉजी से आएगा वो वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन हम क्लियर कराएं आपको। ठीक है, तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम हमारा पहला चैप्टर इस सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब जैसा कि हमने बोला है कि वर्ड टू वर्ड हम इस एनसीईआरटी को करने वाले हैं, तो वर्ड टू वर्ड में सबसे पहला ही सवाल जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सवाल रिप्रोडक्शन का है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क तो बनता है रिप्रोडक्शन पे ही कि इस रिप्रोडक्शन की नीड ही क्यों है। हम अगर बात करें तो इस रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल है। अब इस नीड का आंसर लोगों के पास अलग अलग है। ठीक है, हम उन चीजों को नहीं देख रहे, हम बेसिकली यहां देख रहे कि यहां क्या जरूरी है। इसकी नीड हमें पड़ी कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन। कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन, कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन का मतलब क्या है कि हम वी आर द ह्यूमंस, और अगर हमें जिंदा रहना है और अपनी ही स्पीसीज को इन फ्यूचर कंटिन्यू रखना है तो हमें रिप्रोडक्शन की नीड है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर लाइफ स्पेन मिला है, लिविंग के पास लाइफ स्पेन है। ठीक है, लिविंग्स के पास लाइफ स्पेन है। लाइफ स्पेन का मतलब क्या है कि बर्थ भी हुआ है तो डेफिनेटली डेथ भी होगी नेचुरली अगर बात करें, और इसके बाद भी ऐसा नहीं। अब मानो कि कोई एक ह्यूमन है, कोई एक मेल है, ठीक है, एक फीमेल भी है। अब इनके कॉम्बिनेशन से एक ऑफस्प्रिंग बनने वाला है। ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग बना, देखा जाए तो एक टाइम के बाद इन दोनों की डेथ हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना होती तो शायद ये ऑफस्प्रिंग जो कि रिजल्ट है ये कभी नहीं आता। ठीक है, अगर ये कभी नहीं आता तो इनके डेथ के बाद क्या इनकी जो स्पीसीज वो कंटिन्यू कर पाती, इनके जो कैरेक्टर्स हैं या इनके जीन्स है वो कंटिन्यू कर पाते किसी जनरेशन में? नहीं। लेकिन अब जब रिप्रोडक्शन हुआ है, एक ऑफस्प्रिंग हुआ है, तो कुछ कैरेक्टर यहां से भी आए, कुछ कैरेक्टर यहां से भी आए। अब अगर इनकी डेथ हो भी जाती है तो हमारे पास फिर से एक ह्यूमन बीइंग है जो कि प्रीवियस एंसिस्टर के कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, प्रीवियस पेरेंट्स के कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जरूरत पड़ी रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अगर कॉमन चैप्टर, अगर कॉमन कुछ चीजों की अगर बात करें हम यहाँ इन्हीं सब में, तो सवाल एक और भी है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से अलग है बाकी जो रिप्रोडक्शन के टाइप है। तो उसके लिए पहले तो यही पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन के टाइप ही कितने हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन बेसिकली एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। ठीक है, दो तरीके का रिप्रोडक्शन, क्लियर है। इन दो तरीके के रिप्रोडक्शन के अंदर हमने जो यहाँ पे पढ़ना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में भैया हमें डिटेल से पता होना चाहिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नाम आएगा जिस नाम को हम बोलते हैं वेरिएशंस। ये वेरिएशंस हैं, बदलाव। अब बदलाव कैसे? कुछ कैरेक्टर फादर से आए, कुछ कैरेक्टर मदर से आए, एंड देन जो भी ऑफस्प्रिंग बना है, ठीक है, वो 100% कैरेक्टर तो इसके भी कैरी नहीं करेगा, वो 100% कैरेक्टर तो इसके भी कैरी नहीं करेगा। जब पता है कि दोनों ही केसेस में 100% कैरी नहीं करेगा, इनका एक मिक्स कि इसका कुछ परसेंटेज, इसका कुछ परसेंटेज वो ही ऑफस्प्रिंग में आएगा। तो डेफिनेट सी बात है कि भैया इस जगह जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो प्योर लाइन तो नहीं है भाई, वो वेरिएशन है दो चीजों को, और इसी चीज को बोलते हैं वेरिएशंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब जब वेरिएशंस की बात करी जाए तो क्या वेरिएशंस की कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ, तो वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस है क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएशंस है उतने ज्यादा सर्वाइवल, उतने ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो ये सारी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन। अब हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को एग्जैक्ट तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं?
एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द विविपेरस, ठीक है, ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और विविपेरिटी शो करते हैं। अब ये विविपेरिटी क्या है? विविपेरिटी बेसिकली क्या है कि विविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारा बर्थ, यंग वंस को बर्थ करते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ एक और चीज भी आ सकती है, यंग वंस को बर्थ कर कोई और टाइप भी होना चाहिए, तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पे एक और टाइप होएगा। हम यहाँ पे ओवीपेरस वर्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे? कि जो यंग वंस को बर्थ देते हैं वो तो विविपेरस है, ठीक है, लेकिन जो एग लेइंग करेंगे वो हमारे हैं ओवीपेरस, ठीक है, एग लेइंग करेंगे वो ओवीपेरस। बट ह्यूमंस में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं है, ह्यूमन ओवीपेरस नहीं है। उसके जस्ट बाद हम देखेंगे द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। अब जो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है वो ह्यूमन के अंदर का जो रिप्रोडक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब जो गैमेट की फॉर्मेशन होना है इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब जब गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बन रहे तो गैमेट का नाम भी पता होना चाहिए, क्या क्या है। एक गैमेट तो बनेगा स्पर्म जो कि पार्ट है मेल का, एक गैमेट बनेगा ओवम जो कि पार्ट है फीमेल का। क्लियर है ये चीज? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म आफ्टर दिस प्रोसेस। अच्छा एक चीज और, यहाँ जितने भी प्रोसेस आएंगे वो एक सीक्वेंस में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक से तीसरे नंबर वाली को पहले रख दे रहे हैं, फिर चौथे नंबर वाली का है, फिर सेकंड नंबर वाली का डिस्कस करें, नहीं, ये इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जैसी एनसीईआरटी में इसमें दी गई है। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ। आफ्टर दिस प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस हम देखेंगे कि जो ट्रांसफर, जो गैमेट बना था कौन सा, मेल गैमेट स्पर्म, अगर वो ट्रांसफर हो जाता है किधर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर, तो इतना सा प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन, ठीक है। आफ्टर द इंसेमिनेशन क्या होगा, जो मेल गैमेट है फीमेल के अंदर पहुंच चुका है तो वहां पे जाके मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन शो करेगा, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट के साथ मिलना मेल गैमेट का, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का एक रिजल्ट, एक स्ट्रक्चर निकलेगी एंड वो स्ट्रक्चर क्या होगी, दैट इज नोन एज जाइगोट। क्लियर है? This process is followed by the formation and development of the blastocyst and its attachment to the uterine wall, that is known as implantation. After the process of fertilization, ये जो जाइगोट यहाँ पे बना है इस जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। डेवलपमेंट जैसे स्टार्ट होनी हो जाएंगी तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो फीमेल के अंदर यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल है वहां पे चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ये जो अटैचमेंट की प्रोसेस है उस ब्लास्टोसिस्ट की, कहां पे, यूट्राइन वॉल के अंदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्लियर है? आफ्टर दिस प्रोसेस एम्ब्रियो डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि जैसे ही अटैच हो जाएगा तो फर्दर प्रोसेस आगे प्रोसीड करेगी और उस ड्यूरेशन जो स्ट्रक्चर बन के सामने आएगी वो आएगी एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो भी फाइनली अपने आप को ग्रो करेगा। ये एम्ब्रियो अपने आप को ग्रो करेगा और जितने टाइम में ग्रो करेगा अपने आप को उस टाइम पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो जो गेस्टेशन टाइम है, ह्यूमंस की अगर बात करें तो गेस्टेशन टाइम कितना रहेगा, ठीक है, ये गेस्टेशन टाइम हमारा रहेगा 9 मंथ का, ठीक है। तो 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी अचीविंग है उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट प्रोसेस, दैट गेस्टेशन प्रोसेस, अ डिलीवरी ऑफ अ बेबी, जो डिलीवरी का जो टाइम पीरियड है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से 4 से 5 जो स्टेप हैं, 4 से 5 जो प्रोसेस हैं ये फॉलो होंगी, और ये फॉलो होने के बाद हम फर्दर एक फीटस डेवलपमेंट, डिलीवरी के बाद हम एक बेबी के डेवलपमेंट को अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। इसके जस्ट बाद यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी। अच्छा, ये जितने भी प्रोसेस हुए हैं ये तब तक नहीं होंगे जब तक ये कंसीविंग नहीं होगी। अगर किसी भी मेल के अंदर अगर प्यूबर्टी नहीं आई है या किसी भी फीमेल के अंदर प्यूबर्टी नहीं आई है तो सबसे जो पहला प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस, वो ही परफॉर्म नहीं हो पाएगा।
और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि वो प्रोसेस सीक्वेंस वाइज चलेंगे, पहले वो परफॉर्म होगा फिर ये वाला होगा, अगर यही परफॉर्म नहीं हुआ तो ये बाकी के प्रोसेस कभी भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो जो प्यूबर्टी की स्टेज है, प्यूबर्टी की स्टेज के अंदर, ठीक है, ये प्रोसेस परफॉर्म, आफ्टर द प्यूबर्टी ये जितने प्रोसेस हैं परफॉर्म होंगे, ठीक है। अब देयर आर द रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जांपल, अब जब प्यूबर्टी अचीव होती है तो इस टाइम पे बहुत से चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस में क्या क्या है, तो देखो, मेल एंड फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर ही प्यूबर्टी आएगी और दोनों के अंदर ही चेंज आएंगे। कैसे? कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू। देखो, अगर प्यूबर्टी की बात करूं तो स्पर्म की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मेल में। अगर हम फीमेल की बात करें तो वहां पे ओवम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर इस प्रोसेस को और थोड़ा आगे तक देखा जाए तो रिजल्ट्स क्या रहेंगे? मेल के अंदर अगर स्पर्म फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये एवन इन अ ओल्ड एज में, ये ओल्ड एज में भी बनते रहते हैं। बट अगर हम फीमेल में बात करें इसी गैमेट की, तो ये बंद हो जाते हैं बनना कितनी एज के बाद? ये बंद हो जाते हैं 50 ईयर्स की एज के बाद, ठीक है। और ये जो 50 ईयर्स की एज के बाद जो बंद हो जाते हैं ये ओवम का बनना, ठीक है, इस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ इवेंट्स हैं जो एक सीक्वेंस में परफॉर्म होंगे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में, मेल और फीमेल के अंदर। क्लियर है? अब हम वन बाय वन इन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें, क्या क्या बॉडी पार्ट्स है जो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं इन सभी कामों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम करने वाले हैं वो हमारा रहेगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? तो देखिए, शुरू करते हैं। अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो तो एक चीज की श्योरिटी आप कर लें कि डायग्राम जितने भी आएंगे आपके अच्छे से हो गए होंगे, ठीक है। सिर्फ डायग्राम ही काफी नहीं है, डायग्राम की लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसको डिनोट कर रही है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम को एनालिसिस भी किया होगा और वहां देख भी लिया होगा, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग, चलो यहाँ तो दो ही डायग्राम है, अभी एक ही चैप्टर कर रहे हैं तो यहाँ तो इजी लग रहा होगा सभी को कि हाँ ये तो हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो जब पूरा सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस आएगा 11th का भी और 12th का भी, उस ड्यूरेशन में आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया कौन सा पार्ट किसको डिनोट कर रहा था। तो इन डायग्राम को अच्छे से देख लेना कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ थ्योरेटिकल चीजों पे आते हैं, ठीक है। अब थ्योरेटिकल चीजों पे देखते हैं एक बार। देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात की जा रही है तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। ये पेल्विक रीजन कौन सा है? ये पेल्विक रीजन है एब्डोमेन से नीचे वाला रीजन, ठीक है। इस पेल्विक रीजन के बाद इट इंक्लूड क्या क्या है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? तो इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। इसके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। इस पेयर ऑफ टेस्टिस के साथ साथ इसके पास एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। तो हम टोटली चार चीजों को लेके चलते हैं किसमें? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसके जस्ट बाद अब एग्जैक्ट यहां से स्टार्ट कर दे। सबसे पहले हम जानेंगे टेस्टिस के बारे में। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी क्या है? जो पेट, जो हम पेट वाला रीजन बोलते हैं उसको एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। एब्डोमेन कैविटी के जस्ट बाहर प्रेजेंट है लेकिन एक पाउच में बंद है, ठीक है, और उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो टेस्टिस की लोकेशन क्या हुई? एब्डोमेन कैविटी के बाहर एक पाउच जिसको स्क्रोटम बोलते हैं उसमें। अब ये स्क्रोटम क्या करेगा? ठीक है ना, स्क्रोटम क्या करेगा? कौन स्क्रोटम? जो उस टेस्टिस को लिए हुए है, ठीक है। तो स्क्रोटम बेसिकली मेंटेन करता है किसको? टेम्परेचर को। किसके टेम्परेचर को? टेस्टिस के टेम्परेचर को। किसके कंपैरिजन में? ठीक है, तो इंटरनल बॉडी के कंपैरिजन में। कितना मेंटेन रखेगा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखेगा। ज्यादा रखेगा या कम रखेगा? तो जी ये कम रखेगा, लोअर देन द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हेल्प करता है टेस्टिस की। कौन करता है? स्क्रोटम। इसके जस्ट बाद ये जब भी होगी ये प्रोसेस, स्क्रोटम जब भी मेंटेन रखेगा इन चीजों के, आप सोच रहे होंगे कि क्या ही जरूरी है मेंटेन रखना? हाँ भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा किस पे?
स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का बनना, स्पर्म फॉर्मेशन। तो स्पर्म फॉर्मेशन ही अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर स्क्रोटम ने मेंटेन, टेस्टिस का टेम्परेचर अगर स्क्रोटम ने मेंटेन नहीं रखा तो, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। अगर हम अडल्ट्स की बात करें, इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओव्यूल इन शेप। अगर टेस्टिस के शेप की बात करें तो ओव्यूल है, विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ रहेगी। अगर विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीजों के, स्क्रोटम के बारे में जान चुके हैं, हम शेप एंड साइज के बारे में जान चुके हैं, किसके? टेस्टिस के। इसके जस्ट बाद द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। इस टेस्टिस के बाहर एक डेंस टिश्यू की, एक डेंस कवरिंग है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है इसको बाहर के जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर है उनसे। इसके जस्ट बाद ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। हर एक टेस्टिस में, टेस्टिस को हमने बाहर से स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, अब टेस्टिस के अंदर से स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे तो इस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट कैसे? छोटे छोटे घर जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिनको हमने एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, कि एक टेस्टिस है, उस टेस्टिस के अंदर 250 छोटे छोटे घर हैं, ठीक है, जिनका नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब क्या करेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो जान लेते हैं इस बारे में भी थोड़ा सा, इसके आगे की स्ट्रक्चर को देखिए। जो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हमने बताए हैं, अगर अब उसमें भी एक टेस्टिस हमने जूम किया, 250 कंपार्टमेंट दिखे, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला, उन 250 को भी जूम करके देखा तो हम सिर्फ एक लोब्यूल की बात कर रहे हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 or 3 हाईली कोइल्ड, 1 or 3 हाईली कोइल्ड मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से उलझी हुई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को हमें मिली, ठीक है, जिनका काम क्या है? इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। ये वही जगह है जिनके अंदर, जिस जगह पे हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होगा। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी सेल हैं। एक तो सेल है मेल जर्म सेल, एंड जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, दूसरा नाम है किसका? मेल जर्म सेल का। और दूसरी हमारी जो सेल है दैट इज नोन एज सर्टोली सेल, ठीक है। तो यहां तक हम एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। टेस्टिस को जूम किया, 250 कंपार्टमेंट जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला, उनको भी जूम किया। एक अगर कंपार्टमेंट को मैं देखूं तो एक कंपार्टमेंट के अंदर फिर से मुझे देखने को मिला क्या? एक 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसको भी अगर मैं जूम करके देखूं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी मुझे 2 सेल नजर आई। 2 सेल कौन सी? मेल जर्म सेल जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला, और हमारी सेकंड कौन सी है? सर्टोली सेल। तो यहां तक समझ में आया। इसके बाद द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। वो जो 2 सेल हैं, कौन सी 2 सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिली है, उनमें से जो मेल जर्म सेल है वो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगी। अब मियोटिक डिवीजन में आपको बता देता हूं होता क्या है, ठीक है। ये मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगी स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। अब मियोटिक डिवीजन क्या है? मान लो एक सेल है, इस सेल के पास है 46 क्रोमोसोम। एक ह्यूमन सेल है, इस सेल के पास है 46 क्रोमोसोम। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तोड़ दूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, एक सेल से 2 सेल बनेंगी। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या? अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, तो एक सेल से 2 सेल जरूर बनी है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया है। ये हमारा कौन सा है? ये है मियोटिक डिवीजन। लेकिन क्या हो अगर 46 क्रोमोसोम वाली सेल को मैंने तोड़ा, 2 सेल में भी डिवाइड होगी, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, देन दिस डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं कि मियोसिस और माइटोसिस क्या है, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों को नहीं जानना, ये काम के नहीं, बस ये मेरा काम था कि आप लोगों को समझा दिया जाए कि एक्चुअल में मियोटिक डिवीजन है क्या। तो मेल जर्म सेल मियोटिक डिवीजन के अंडर गई है, ठीक है, जो कि हेल्प करेगी स्पर्म फॉर्मेशन में। लेकिन सर्टोली सेल का क्या?
तो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी? उस मेल जर्म सेल को जो मियोसिस के अंदर या मियोसिस परफॉर्म करने वाली है, ठीक है। इसके जस्ट बाद द रीजन आउटसाइड द सेमिनरीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस containing small blood vessels and interstitial cells, जिनको हम लाइडिंग सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे इस चीज में? या हमने क्या ध्यान रखना है? हमने ध्यान रखना है कि जो सेमिनरीफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर की बात हो रही थी, लेकिन हमने कहा है ना कि 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनरीफेरस ट्यूब्यूल है। तो ये जो 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनरीफेरस ट्यूब्यूल है, जब ये जुड़ती हैं, देखो ये रहा, ये डायग्राम देख पा रहे हो? ये डायग्राम है ट्यूब्यूल्स का। क्या, कौन सी ट्यूब्यूल्स का? सेमिनरीफेरस ट्यूब्यूल्स का। इस डायग्राम में सेल है, ठीक है। हमने कहा ना दो तरीके की सेल है, तो ये तो स्पर्मेटोगोनिया, ये ब्लैक कलर का देख रहे हो, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया है। यहां इसने लिखा है स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म इधर कहीं बनेगा, ठीक है। मेल जर्म सेल है ना, इनको मेल जर्म सेल भी बोल देते हैं। लेकिन इनके बीच में ये तो एक सेल है भाई, ठीक है, ये एक सेल इधर, एक सेल इधर, इनके बीच में भी तो ऐसा स्पेस से प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है। ये इनके बीच में स्पेस है, लेकिन हम उन स्पेस की बात ही नहीं कर रहे, हम तो इसकी बात कर रहे हैं पूरी, ठीक है। फिर ये कोई दूसरी सेल रही होगी, फिर ये कोई दूसरी सेल रही होगी, ठीक है। ऐसे ये कोई दूसरी सेल रही होगी, ये एक अलग सेल होगी, ठीक है। सॉरी, सेल बोल रहा हूं मैं, ये अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, ठीक है। इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इनके बीच में जो स्पेस पेंडिंग रह गया, इस स्पेस को हम बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में भी तो ये सेल नजर आ रहे, देख रहे हो ब्लैक ब्लैक सी स्ट्रक्चर इधर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारी इंटरस्टिशियल सेल, और इनका दूसरा नाम क्या है? लाइडिंग सेल, ठीक है। क्या काम क्या करेंगी ये? अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखेंगे, नीट वाले बच्चे हैं खासकर, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को भी नहीं भूलेंगे कि जो स्पेस है, स्पेस रीजन में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। उसके जस्ट बाद अगर हम बात करें लाइडिंग सेल की, ठीक है, लाइडिंग सेल सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब बनाती है, लाइडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, लाइडिंग सेल सिंथेसाइज, सिंथेसाइज भी करेंगे और सिक्रीशन भी करेंगे, किस चीज का? टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। और उस हार्मोन का नाम क्या है? एंड्रोजन। तो एक टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रेट कराने का काम करती हैं लाइडिंग सेल, जिसका एंड्रोजन नाम है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज, यही सेल प्रेजेंट है, इनके अलावा इम्यूनोलॉजिकल का मतलब क्या है? कि वो सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, तो और दूसरे इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल भी प्रेजेंट हैं इस रीजन में। क्लियर है ना? तो ये सारा पार्ट था किसका? मेल, सॉरी, टेस्टिस का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा टेस्टिस। हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने टेस्टिस को कवर कर लिया, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं एसेसरी डक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? मेल एसेसरी डक्ट्स। एक्चुअल में ये मेल एसेसरी डक्ट्स वो पाथवे है जहां पे स्पर्म बनेगा, और स्पर्म बनने के बाद लास्ट एग्जिट तक का कौन कौन से पार्ट यहाँ आएंगे, वो सारी चीज एसेसरी डक्ट्स में आती हैं। तो कौन कौन से हिस्से यहाँ पे आते हैं? रेटे टेस्टिस के बारे में बात करते हैं, वैसा एफ्रेंसिया के बारे में बात करते हैं, एपिडिडाइमस के बारे में बात करते हैं, और वैसा डिफरेंशिया के बारे में बात करते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वैसा इफ्रेंसिया, किसके थ्रू? बट रेटे टेस्टिस के थ्रू। देखो, हमने ये चीज अभी पिछले पैराग्राफ में क्लियर करी है कि जो स्पर्म था, स्पर्म की फॉर्मेशन हुई कहाँ? स्पर्म की फॉर्मेशन बेसिकली हुई है मेल जर्म सेल के मियोटिक डिवीजन में जाने के बाद। कहाँ हुई है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुई है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुई है, ठीक है। लेकिन अब स्पर्म बन गया है, स्पर्म बन गया है, लेकिन अब बना है तो ऑब्वियस सी बात हो, एग्जिट आउट भी तो करेगा। तो वो उस जगह को छोड़ देगा बनने के बाद, कौन सी जगह? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। लेकिन छोड़ेगा किसके थ्रू? सबसे पहले उसके रास्ते में कौन आएगा? रेटे टेस्टिस आएगा, और वो रास्ता कवर करके वो कहां पहुंचेगा? वो किस पार्ट के पास पहुंचेगा? वो पहुंचेगा वैसा इफ्रेंसिया के पास, ठीक है। द वैसा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमस, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना, वैसा इफ्रेंसिया तक की जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक टेस्टिस के अंदर की ही है, टेस्टिस से बाहर नहीं गई है।
इसके जस्ट बाद, ठीक है, टेस्टिस से बाहर निकलना होगा, और टेस्टिस से बाहर निकल के चीजें कहां पे जाएंगी, वैसा एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमस के बाद। अब एपिडिडाइमस लोकेटेड अलोंग द, अब एपिडिडाइमस की पोजीशन देखो कहां है। एपिडिडाइमस पोस्टीरियर सरफेस पे है, किसके पोस्टीरियर सरफेस पे, ईच टेस्टिस के। अब इन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है, कि पोस्टीरियर सरफेस कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इन चीजों का पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर सरफेस कौन सा होगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर टेस्टिस के प्रेजेंट है। द एपिडिडाइमस लीड टू द वेसा डिफरेंशिया, वेसा डिफरेंशिया के बाद में सॉरी, एपिडिडाइमस के जस्ट बाद कौन सा पार्ट आएगा, वेसा डिफरेंशिया दैट असेंड्स द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि एब्डोमेन तक, एब्डोमेन से होके आएगी और फाइनली लूप ओवर किसके चारों तरफ घूम जाएगी, वो घूम जाएगी किसके, यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ, ठीक है, लूप बना लेगी, ठीक है, लूप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, लूप जैसी स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, अब एक्चुअल में ये हैं ग्लैंड्स, ठीक है। रास्ता क्या था, सेमनीफेरेस्टिब्यूल से रास्ता छोड़ा, रेटेड टेस्टिस के पास आया, एफरेंशिया के पास आया, एपिडिडाइमस के पास आया, और वैसा डिफरेंशिया के पास आया। जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे आया, इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल से डक्ट मतलब एक ओपन जगह है, एक दरवाजे जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहां से रिसीव करेगा एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, कि वहां से कुछ आएगा और इसमें मिल जाएगा, और फाइनली ये दोनों स्ट्रक्चर ओपन हो जाएंगे किधर, यूरेथ्रा के अंदर। एज द इजैकुलेटरी डक्ट, किसकी फॉर्म में, इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra. कौन से डक्ट, जो मैंने अभी बताया ना डक्ट्स, एक खाली जगह। These ducts store, ये स्टोर भी करेंगे और ये ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। किसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करेंगे, स्पर्म को। कहां से करेंगे, फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में कहा, इजैकुलेटरी डक्ट तक। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, अब जो ये यूरेथ्रा है ये कहां से निकला हुआ है, तो इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेटेड है कहां से, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। कहां से ओरिजिनेटेड है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेटेड है। एंड द एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज नोन एज यूरेथ्रल मीटियस, ठीक है ना। तो अब इस चीज को अच्छे से आप दिमाग में बिठा लें कि यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड करेगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड करेगा, किसके अंदर एक्सटेंड करेगा, पेनिस के अंदर एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और पेनिस की जो ओपनिंग है वो क्या रहेगी, यूरेथ्रल मीटस रहेगी। इस तरीके से स्पर्म और यूरिन दोनों ही आ जाते हैं एक ही ओपनिंग में फाइनली, ठीक है, कहां पे, यूरेथ्रा में। तो इस चीज को फिर से समझ लेंगे। टेस्टिस से स्पर्म बना, रेटेड टेस्टिस, वैसा इफ्रेंशिया एपिडिडाइमस डिफरेंशिया से होता हुआ कहां आया, ठीक है, थोड़ा बहुत सेमाइनल वेसिकल का कंटेंट लेके किधर आया, यूरेथ्रा के अंदर आया, और यूरेथ्रा के जस्ट बाद यूरिनरी इजैकुलेटरी डक्ट में। लेकिन ऐसे ही उसके जस्ट साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर भी चल रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर अपना कंटेंट एक्सटेंड करेगा, वो भी पेनिस के अंदर आएगा और फाइनली ओपनिंग कर देगा यूरेट्रल मीथस से, क्योंकि ये भी यूरेथ्रा में ही ओपन होगा। तो दोनों चीजें यूरेथ्रा में आके ओपन हुई और फाइनली यहाँ से इजैकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम, ये तो यहां तक का स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोगों को, यहां तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये था एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। अब इससे आगे हम देखते हैं, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। हमने चार चीजें पढ़नी थी, टेस्टिस पढ़ना था, एक्सेसरी डक्ट्स पढ़नी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ना और ग्लैंड्स के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन का मतलब है कि मेल गेमेट को फीमेल गेमेट के अंदर ट्रांसफर करना। लेकिन उस ट्रांसफरेशन के लिए इरेक्शन ऑफ द पेनिस, हार्डनिंग ऑफ द पेनिस बहुत जरूरी है। और ये हार्डनिंग के लिए काम कौन आएगा, एक स्पेशल टिश्यू काम आएगा जो कि उस पेनिस के अंदर प्रेजेंट है। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस कौन सा रीजन है, जो आगे का फ्रंट पार्ट इनलार्ज एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड पार्ट है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, जो कि कवर है एक स्किन से, और स्किन थोड़ी सी लूज है, और इसका हमने नाम रखा है क्या, फोर स्किन। क्लियर है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता है द मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन कौन सी आएंगी, इसको बड़े अच्छे से देखना।
पेयर तो है सेमाइनल वेसिकल का, लेकिन प्रोस्टेट सिंगल है। ऐसे ही पेयर तो है बल्बोयूरेथ्राइल ग्लैंड का। तो बेसिकली 3 तरीके की ग्लैंड है यहाँ पे, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और हमारी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो 2 के तो पेयर है, एक सिंगल है। Secretion of these gland constitute the seminal plasma। इन ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन है उसको कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा, विच इज, इस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी अगर देखी जाएगी तो वो किसकी रहेगी, फ्रक्टोज की रहेगी, कैल्शियम की रहेगी और एंजाइम की रहेगी। तो ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको सेमाइनल प्लाज्मा हम बोलेंगे, और उस प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम की रिचनेस रहेगी। The secretion of the bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis। ठीक है, जो हमारी तीसरी ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल, ये क्या करेगी, ये सिक्रीट करेगी, क्या सिक्रीट करेगी, एक सिक्रीशन सिक्रीट करती है जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। किस टाइम पे, जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म होनी होता है, सॉरी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर रहा हूँ, इंसेमिनेशन, ओनली इंसेमिनेशन जब परफॉर्म होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे पेनिस का लुब्रिकेट होना जरूरी है, ताकि इजीली ट्रांसफर हो सके किसका, मेल गैमेट, स्पर्म का ट्रांसफर हो सके किसके अंदर, फीमेल के अंदर। क्लियर है? तो ये सारा टॉपिक था किससे रिलेटेड, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, अपनी क्लासेस को भी कंटिन्यू रखेंगे। कल हम जो इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, इससे रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं उनको सोल्व कीजिए। थैंक यू।